हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है और आज पूछना चाहूंगी कि आपने कितने नंबर दिए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को, क्योंकि राहुल गांधी ने इन्हें कहा है कि 0/0 नंबर हैं और इसमें किसी के लिए कुछ नहीं है, जीरो सम गेम खेल रही हैं निर्मला सीतारमण जी और बीजेपी की सरकार। नाविका जी, आप भी जानती हैं कि गणित आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो राहुल जी को तो पहले अपना गणित ठीक करना पड़ेगा। 0/0 जैसी चीज कुछ होती नहीं है। अगर डिनोमिनेटर ही वो 0 पकड़ रहे तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बजट में। मैं समझता हूँ बेहतरीन बजट बनाया है माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि एक ऐसा बजट जो आत्मनिर्भर भारत और एक नए भारत की आधारशिला रखता हो, जिसने पहली बार 35% इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में बढ़ाया है केंद्र सरकार का। केंद्र राज्य मिलकर 10 लाख से ऊपर इस वर्ष निवेश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखे तो 3-4 गुना हो जाता है। उसका जो बड़ा फायदा होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे छोटे बड़े उद्योग को, सर्विस सेक्टर को, जिस प्रकार से लाखों लोगों को नए रोजगार के काम के अवसर मिलेंगे, हमारे स्टार्टअप्स के बिजनेस में डिमांड बढ़ेगा। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट एंड मैं समझता हूँ इस बजट से एक शुरुआत देखेंगे आप वर्षों वर्षों तक तेज गति से विकास की। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो सोशल मीडिया पे है, क्योंकि आप खुद और आपकी पार्टी भी सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करती है, तो मैं सोशल मीडिया के पार्लेंस में आपसे बात करूंगी कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड हो रही है बात वो ये कि नो चेंज इन इनकम टैक्स, सिर्फ एक थैंक यू मिला है और ये कहा गया है कि इस दौर में बढ़ाया नहीं इनकम टैक्स, बस इतनी गनीमत समझिए। ये अर्थशास्त्रियों का बजट है, कुछ लोगों का कहना है, आम आदमी का नहीं। इस पर आप क्या जवाब देंगे? नाविका जी, मैं समझता हूं कि जो कोशिश रही है इस बजट में वो नए अवसर बनाने की, नए अपॉर्चुनिटीज, और जो लाखों लोग आज नए अवसर की तलाश में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे उद्यमी हैं, जो युवा युवती पढ़ के निकलते हैं, उन सबको नए अवसर कैसे मिले, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, विकास में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, भारत को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, अर्थशक्ति बनाने में, और नए लोगों को भी मौका मिले, उस पे ज्यादा बल दिया गया है इस बजट में। और रिसोर्सेज को टारगेट किया है, डिमांड पुश के लिए रिसोर्सेज को टारगेट किया है, उन सबको मौका देने के लिए जो आज विकास में पीछे रह गए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंसेंटिव्स की बात है, अलग अलग प्रकार से इंसेंटिवाइज किया गया है कि द लार्जर पाई इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, सबकी आमदनियां बढ़े, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। पीयूष गोयल जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बजट के द्वारा आपने राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग कर दिया है। जिस तरह कुछ साल पहले रेल बजट को ही खत्म कर दिया था, अब धीरे धीरे राजनीतिक स्टेटमेंट होंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट होंगे। शायद बजट की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ एक बैलेंस शीट अकाउंटिंग की रह जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव का कोई प्रेशर नहीं था आपकी पार्टी पर या वित्त मंत्री पर कि कुछ रेवड़ियां बांटें, कुछ किसी को कुछ दिया नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव के सीजन में कुछ नहीं मिला तो आगे पीछे आप क्या पूछेंगे किसी को? पहली बात तो नाविका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने गत 2 वर्षों में लगातार अलग अलग निर्णयों के माध्यम से कुछ ना कुछ पेश करते गए हैं। और आपने देखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से, और उसके बाद कई सारे और अनाउंसमेंट्स ऐसे हुए जिसने देश में नए नए अवसर प्रदान किए, नए नए
प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया, नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे नई योजनाएं देश के समक्ष रखी। तो मैं समझता हूं कि बजाय बजट के लिए ही रुकने के, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय निर्मला जी ने कंटिन्यूअसली नई नई चीजें देश के समक्ष रखी हैं, जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। मैं तो समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने ये एक देश का बजट बनाया और पांचों राज्य जहां पे चुनाव चल रहे हैं वो इस देश का अभिन्न हिस्सा है, तो उनके भी लोगों को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ होगा। आखिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो इन पांचों राज्यों में भी उसका लाभ होगा। जब हमारे पर्वतों पे इतनी सारी रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लाभ तो इन प्रदेशों में भी होगा। जब पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़े रूप में निवेश होगा तो स्वाभाविक है कि वहां के हर राज्य को उसका लाभ होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक देश का बजट है, देश के हर व्यक्ति को 135 करोड़ लोगों का बजट है और उसमें जो चुनावी राज्य है उनमें भी इसका लाभ स्वाभाविक रूप से बड़े रूप में देखने को मिलेगा। पीयूष गोयल जी, लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी एक मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की पार्टी होती थी। अब शायद आप मध्यम वर्ग को भुला चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नीचे के तबकों से जिस तरह से आपको सपोर्ट और वोट मिलते हैं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारे स्कीम्स सिर्फ उस तबके के लिए, मैं नहीं कह रही कि उस तबके के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल मध्यम वर्ग की अनदेखी करना, ये कहां तक सही है? क्या आपको बिल्कुल अब मध्यम वर्ग के सपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं होती? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और भ्रमित करता है। हमारी पार्टी देश की पार्टी है, भारत की पार्टी 135 करोड़ लोगों की चिंता करती है और मैं समझता हूं हमारा मध्यम वर्गीय समाज, हमारे भाई बहन एक अभिन्न वर्ग है देश के। हम गरीबों की, उनकी जरूरतों के हिसाब से चिंता करते हैं, मध्यम वर्ग की उनकी जरूरतों के हिसाब से चिंता करते हैं। चाहे वो देश में नए अवसर प्रदान करने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की बात हो, औद्योगिक विकास की बात हो, मध्यम वर्ग के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, सभी के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से योजनाएं आती हैं। उन योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। आखिर जब एक्सपोर्ट इतने बड़े रूप से बढ़ता है, निर्यात होता है, तो उसका लाभ जो लोग काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर से उनको मिलता है। जब पीएलआई सेक्टर में 1,97,000 करोड़ या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 76,000 करोड़ सरकार पैसा देती है, तो उससे जो लाखों करोड़ का निवेश होगा, जो 60 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, जो इनडायरेक्ट इकोसिस्टम बढ़ेगा। जब हम 10 लाख करोड़ केंद्र राज्य मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उद्योग को मिलेगा, छोटे बड़े उद्योग को मिलेगा, एमएसएमई को मिलेगा, मध्यम वर्ग जो इसमें जुटा हुआ है उसको मिलेगा, नए अवसर प्रदान होंगे। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे माननीय सीतारमन जी ने कहा, हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों का समन्वय लाए हैं, जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, 135 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल जी, आपने बहुत लंबी फहरिस्त लिस्ट पढ़ा दी कितने लोगों को लाभ होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस कोरोना काल में कई ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त का राशन नहीं मिलता, जिन्हें आयुष्मान भारत नहीं मिलता, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके सैलरीज में कटौती हो गई है, जो ऑपरेट फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनके खर्चे बढ़ गए हैं, चाहे वो कोरोना के कारण हो, हेल्थ पर हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन पर हो, क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, उसके लिए यंत्र तंत्र सब कुछ चाहिए। क्या उनके लिए एक भी आंसू नहीं है? उनके लिए एक भी ऐसी चीज नहीं हो सकती थी बजट में जो थोड़ी सी राहत उन्हें महसूस करवाए? नाविका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वर्ग की जो चिंताएं थी, जो तकलीफें थी, उसको मद्देनजर रखते हुए पिछले 2 वर्ष में कई बार अलग अलग योजनाओं से सबकी चिंता की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पे निवेश किया गया है। एजुकेशन सिस्टम्स को सुधारने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। आज भी माननीय निर्मला जी ने इसका जिक्र किया कि कैसे नए तरीके जो शिक्षा में अब अपनाए जा रहे हैं उसके लिए सरकार चिंता करेगी, उसके लिए आवश्यक निवेश करेगी। मैं समझता हूँ मध्यम वर्ग एक अभिन्न अंग है समाज का और हमारी सरकार हर व्यक्ति की चिंता करे, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। जरूर कोविड काल में कई लोगों को नुकसान हुआ है, हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ, लेकिन कोशिश ये है कि अवसर बढ़े और पुनः एक बार सबके जीवन में खुशहाली आए, सबको फिर मौका मिले, फिर सबकी आमदनी बढ़े। हमारी कोशिश है टू क्रिएट अ लार्जर पाई जिसमें सभी को लाभ मिल सके। पीयूष गोयल जी, इस बजट में डिजिटल वर्ड की बहुत प्राथमिकता रही है, तो चाहे वो डिजिटल करेंसी हो या डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग हो या टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से एजुकेशन हो, क्रिप्टो करेंसीज पर सीधे तौर पर वित्त मंत्री ने नहीं कहा कि ये जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। टैक्स जरूर कर दिया है, तो क्या इसे माना जाए कि जो क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में कुछ नाम लेकर नहीं कहा गया, अब एक जायज़ करेंसी है जिसका ट्रेड होगा और जिस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि साफ तौर से इस पर कोई घोषणा नहीं हुई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी इशू करेगी वो देश की जायज करेंसी होगी जिसके ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं, जो रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग के अंतर्गत होगा और वो उसको इशू करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आज नई टेक्नोलॉजीज ब्लॉकचेन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है उससे भारत भी जुड़े, उसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई एक ऑफिशियल फॉर्मल डिजिटल करेंसी इशू करे। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो प्राइवेट लोग बनाते हैं, दोज एट बेस्ट कैन बी एसेट्स, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण भी नहीं रहता है, प्राइवेट लोग बनाते हैं और उसको जो उसको इस्तेमाल करना चाहे वो अपने बलबूते पे, अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे उसको एक एसेट के रूप में देख सकते हैं, उस पर करेंसी के रूप में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीयूष गोयल जी, जाने से पहले एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर भी रह चुके हैं। अगर आप अपनी राजनीतिक टोपी को हटाकर साइड में रख दें और इस बजट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक बैंकर के तौर पर देखें, तो आप इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में से? ऐसे तो मैं अपनी राजनीतिक टोपी हटा नहीं सकता, पर साथ के साथ उद्योग जगत से भी मेरा लगातार संपर्क रहता है, मेरी बातचीत रहती है प्रोफेशनल्स के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी। मैं आपको दोनों राजनीतिक दृष्टिकोण और इंडस्ट्री बिजनेस प्रोफेशन का दृष्टिकोण दोनों को सामने रखते हुए कह सकता हूं, इंडिपेंडेंटली भी और कलेक्टिवली भी ये एक बहुत ही सोचा समझा हुआ बजट है। देश के लिए एक आधारशिला बना रहा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक उत्तम श्रेणी पे लेके जाने के लिए, भारत में प्रोस्पेरिटी और समृद्धि लाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशनल बजट है। इट इज द बजट ऑफ न्यू इंडिया, इट इज द बजट ऑफ अ रिसर्जेंट इंडिया। और मेरा मानना है कि इस बजट के मद्देनजर हम आगे वर्षों तक देश में विकास की श्रृंखला को तेज गति से बढ़ते हुए देख पाएंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। नंबर नहीं दिया आपने? नंबर राहुल गांधी जैसे मेरे को गणित की कमजोरी नहीं है, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि बिना किसी के ऊपर कोई बोझा डाले बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके एक आगे के लिए भारत को किस दिशा में लेके जाना है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से एक बहुत ही बेहतरीन बजट, एक भविष्य के लिए भारत को समृद्ध बनाने वाला 10 आउट ऑफ 10 बजट पेश किया।
शुक्र है आपने 11/10 नहीं दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था जितने आप खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, शायद 11/10 दे देंगे। वो राहुल गांधी जी जो गणित नहीं समझते हैं, वो उनके लिए मैं छोड़ देता हूं। लेकिन पीयूष गोयल जी, आपने कहा उद्योग जीवन से और प्रोफेशनल से आप संपर्क में रहते हैं। मुझे लगता है आपको संपर्क मध्यम वर्गीय लोगों से भी बनाना चाहिए, और टाइम्स नाउ नवभारत के प्लेटफॉर्म से जरूर बनाइएगा। एक बार पहले टाइम्स नाउ में आप हमारे स्टूडियो आए थे और आपने कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए थे। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत के जो दर्शक हैं वो भी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहेंगे, तो आप हमारे स्टूडियो में जरूर आइए और आपको पता चल जाएगा कि क्या मध्यम वर्ग भी उतना ही आपसे जुड़ा हुआ है या उनकी कुछ निराशाएं हैं। नहीं, जरूर आऊंगा, और मध्यम वर्ग के साथ भी मेरा लगातार जुड़ाव रहता है, और मैं समझता हूं कि हमारी नीयत भी साफ है, और जिस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं इसका लाभ समाज के हर वर्ग को होगा, विशेषकर मध्यम वर्ग हमारे भाई बहनों को इसका बहुत अधिक लाभ। चलिए, तो इंतजार करेंगे, तब तक आप हमें जरूर समय दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें और आपसे कुछ सवाल पूछ सकें। हमें इसका इंतजार रहेगा। हमारे साथ बजट पर विश्लेषण करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी। नमस्कार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक की दूसरी तरफ फिर से अंकित त्यागी खबरें लेकर।